एंड सर्विसेज, ओके, नो प्रॉब्लम्स। एक है क्वांटिटी, ठीक है। टोटल वैल्यू देनी है और टैक्सेबल वैल्यू देनी है। टोटल वैल्यू अलग देनी है एंड टैक्सेबल वैल्यू अलग देनी है। रेट ऑफ टैक्स देना है, यानी कि ये कह रहा है कि जो वैल्यू है इनवॉइस की और टैक्सेबल वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। किस केस में डिफरेंट हो सकती है? कि उस केस में अगर अबेटमेंट है तो उसको, इन्होंने यूज भी किया है वर्ड कि टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ कंसिडरिंग द डिस्काउंट और अबेटमेंट, कंसिडरिंग द डिस्काउंट एंड अबेटमेंट। यानी कि यहां आपसे कैप्चर करवा लिया कि भाई इसको डिस्काउंट दिया है, टोटल वैल्यू इतनी है 10,000 रुपए है, आपने 1,000 का डिस्काउंट दिया, 9,000 लिख दिया, या उसका 40% पे टैक्सेबल है तो 40% लिख दिया, यानी कि पूरा कैप्चर करवा लिया। यहां बेसिकली क्या है कि जितना इनपुट डाटा जाएगा उतनी इंफॉर्मेशन उनके साथ में शेयर होने लग रही है। दिस इज एज गुड एज लाइक एनीथिंग। तो वो यहां से अगर उनको जितना भी डाटा आपने एक कॉलम में डाल दिया, दैट ऑल डाटा विल बी कैप्चर्ड एंड दे मे यूज दैट डाटा बाई फॉर एनी अदर पर्पसेस, एनी पर्पसेस। अभी तो देखना किस तरीके से स्टॉक को किस तरीके से मैप कराएंगे कि वो वहां बैठ के बता देंगे इस बंदे के पास में स्टॉक कितना है। जब आप इनवर्ड को और आउटवर्ड को सबको HSN कोड के थ्रू इन और आउट कर रहे हो तो व्हाट कैन हैपन? सर बिल्कुल खत्म होगा। अभी तो सर रिटर्न्स में देखेंगे कि उन्होंने रिटर्न्स में स्पेशली कहा है कि अगर रिटर्न आपकी फाइनल जब रिटर्न जाएगी वो ऑडिटर से ऑडिटेड होनी चाहिए और वो रिटर्न आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट से रिकंसाइल होकर फिर जानी चाहिए। सो जब वो खत्म हो जाएंगी चीजें तो वो तो खत्म होंगी। तो हम देख रहे थे टैक्सेबल वैल्यू, रेट ऑफ टैक्स, टैक्स चार्ज कितना हुआ एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर देन आई एज अ सप्लायर हैज टू, जैसे मैंने बताया था जब हम प्लेस ऑफ सप्लाई कर रहे थे, एवरी इनवॉइस आई हैव टू पुट अ प्लेस ऑफ सप्लाई। सर्विस गुड्स, अगर मैं एक सप्लाई कर रहा हूं जिसका अगर कंपोजिट सप्लाई नहीं है, अलग अलग रेट चार्ज कर रहा हूं, तो मैं दोनों का एक बिल नहीं बना सकता। सर्विस का अलग, उसका अलग। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों की अलग अलग हो रही है, आई हैव टू मेक द इनवॉइस बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ सप्लाई। सपोज आई एम सप्लाइंग some goods and services also for some particular recipient, तो अगर उनका place of supply rule के हिसाब से दोनों का place अलग अलग आ रहा है, then I need to raise 2 invoices, not 1 invoice। ठीक, मतलब मेरा कहने का ये है कि ये कहता है कि अगर मैं if I am supplying both goods and services to my customer and in both cases the place of supply is different by the virtue of the place of supply rules, so I need to raise different invoice for every एक इनवॉइस के लिए एक प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, 2 प्लेस ऑफ सप्लाई एक इनवॉइस पर नहीं डाल सकते आप। सर दिल्ली की तो कोई बात नहीं, प्लेस ऑफ सप्लाई तो एक ही होगी, स्टेट का सब्जेक्ट है ना, स्टेट का मैटर है। वो इनवॉइस सिंगल हो सकता है, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई अगर डिफरेंट आ रही है तो अलग अलग होगा। सो एड्रेस ऑफ डिलीवरी, सर आ गया जो आप कह रहे थे ना, आ गया। आपका क्वेश्चन था कि जो बिल टू शिप टू वाला हमने एनवायरनमेंट देखा था उस समय अपना प्लेस ऑफ सप्लाई में, इन प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, तो वो कह रहा था कि बिल किसी को जाना है और सप्लाई किसी को जानी है। अगर बिल किसी को जाना है, सप्लाई किसी को जानी है, तो इन्होंने लिख दिया कि एड्रेस ऑफ डिलीवरी वेयर दी इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ सप्लाई, दोनों में। एंड वेदर द टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, अगर रिवर्स चार्ज है तो वो भी लिख दो। जब रिवर्स चार्ज है तो रिवर्स चार्ज के लिए तो इनवॉइस कौन इशू करेगा? रिसिपेंट इशू करेगा, तो यहां क्यों लगवा रहे हैं इससे? मतलब ये कह रहे हैं, मतलब इसके लिए मेरे हिसाब से बिल ऑफ सप्लाई जाना चाहिए था। अगर मैं रिवर्स चार्ज मुंह मान लो और मैं सप्लाई कर रहा हूं कोई, तो मेरे को मैं टैक्स इनवॉइस क्यों रेज करूं जब मैं टैक्स चार्ज ही नहीं कर रहा? तो वो चार्ज करेगा ना, तो वो टैक्स इनवॉइस रेज करेगा ना, सेल्फ टैक्स इनवॉइस रेज करेगा ना। भगवान की दया से कुछ भी आ सकता है, तो उन्होंने मतलब ये प्रोविजन दे दिया है यहाँ कि अगर पार्ट रिवर्स चार्ज है तो मैंने कितना करना है। आपका बिल्कुल कंसेप्ट ठीक है कि दिस मे बी फॉर द, लेकिन आज की डेट में पार्शियल रिवर्स चार्ज का कोई कंसेप्ट नहीं है जीएसटी में।
फुल रिवर्स चार्ज का कंसेप्ट है। तो फिर भी उन्होंने डाल दिया है कि कोई चीज बाद के लिए ना रह जाए, बार बार रूल चेंज ना करने पड़े, लेट अस हैव ऑल दी पॉसिबल सिचुएशन। हाँ 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 हाँ, नहीं उनके लिए तो बिल ऑफ सप्लाई बहुत है। अगर कोई बंदा टैक्स लगा ही नहीं रहा, उसको बिल ऑफ सप्लाई डाल देगा ना। अगर एडवोकेट भी है, अगर फुल रिवर्स चार्ज है, ये बात ठीक है राजेश जी की। राजेश जी कहते हैं अगर पार्शियल रिवर्स चार्ज है देन आई ऑल्सो नीड टू चार्ज टैक्स, सो देन आई ऑल्सो नीड टू इशू टैक्स इनवॉइस। सो मैं ये बता रहा हूं कि जब हम ये इनवॉइस डिस्कस कर रहे हैं तो हमें रिटर्न्स को भी ध्यान में रखना है, इनको प्रोविजंस को आज ध्यान में रखना पड़ेगा। जब हम रिटर्न्स डिस्कस करेंगे तो हमें सारे लिंक करने हैं उस समय। सो लास्ट इज साइन कर दो भैया, इनवॉइस बन गया। देयर आर ए टू ओ, these are the content, these should be the content of your tax invoice। अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो, अगर एक्सपोर्ट हो रहा है या एसईजेड में सप्लाई कर रहे हैं तो क्या मैंने यही इनवॉइस करना है या और कोई चेंज करना है इसमें, है जी? अंडरटेकिंग चली जाएगी, लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एक क्लॉज है ई क्या क्लॉज है इसमें? अनरजिस्टर्ड वाला सप्लाई वाला है ना, क्योंकि एक्सपोर्टर मेरा अनरजिस्टर्ड ही होगा, मतलब जो जिसको मैं इंपोर्टर मेरा अनरजिस्टर्ड ही होगा। तो वो कहते हैं ई क्लॉज की जगह ये इंफॉर्मेशन दे दो। क्या इंफॉर्मेशन दे दो? ये इंफॉर्मेशन दे दो कि अगर आप, मतलब बाकी सारी चीजें तो आएंगी, ए टू ओ तो आएगा, लेकिन इसके अलावा ई को रिप्लेस कर दो इन तीन चीजों से। सो नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसिपेंट, address of the delivery, name of the country of destination and number and date of the application for removal of goods for export। ठीक है ना? सो अब हमारा, हाँ जी बताएं। हाँ लास्ट पॉइंट में, इससे पहले वाले में लिखा था। हाँ हाँ, या नीचे जो लिखा हुआ हाँ, है ये कह रहा है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में अगर आप सिंगल सप्लाई 50,000 से नीचे की कर रहे हो तो आपको ये इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर 50,000 से ऊपर कर रहे हो तो देन यू नीड टू इशू दिस इनवॉइस। सर इसमें जैसे रिवर्स चार्ज में ऐसा कोई लिमिट है कि इतने बिल के ऊपर हम रिवर्स चार्ज करेंगे? रिवर्स चार्ज में दो तरीके के रिवर्स चार्ज है। अगेन फॉर द सेक ऑफ रिपीटिशन आई एम रिपीटिंग इट। इन सेक्शन 9 there are two type of reverse charge. One is reverse charge under section 9(3) and one is 9(4). 9(3) says कि स्पेशल कैटेगरी ऑफ पर्संस गवर्नमेंट डिफाइन करेगी कि इनको रिवर्स चार्ज में लेना है। जैसे उन्होंने वकील का, एडवोकेट का, ये जो डाली हुई है सर्विसेज। दूसरा रिवर्स चार्ज है जो कहते हैं जो मैंडेटरी हर एक के लिए, रजिस्टर्ड पर्सन जब अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करेगा कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज, ही हैज टू डू दी थिंग्स अंडर रिवर्स चार्ज। अमाउंट की भी हो, कोई वैल्यू नहीं है, 100 रुपए का भी ले रहा है देन ऑल दी ही हैज टू डू। सो फ्रेंड्स, ये हमारा एक्सपोर्ट के लिए हो गया। अब हम आगे जाते हैं, आगे देखते हैं कि भाई यस, हाँ जी, ये नीचे है नंबर एंड डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। ये कोई अथॉरिटी ये बनाएंगे कि जिसमें आपने एक किसी अथॉरिटी से कोई एक नंबर, जब आप अप्लाई करेंगे तो वहां से कोई नंबर लेना है और उस नंबर को जीएसटी से लिंक करेंगे। और उस जैसे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल या इस तरीके की चीजें, तो वहां से वो जब आपने कहा ये मेरा कंसाइनमेंट रेडी है, आप ऑनलाइन कोई चीज फाइल करोगे, एप्लीकेशन फाइल करोगे, वहां से एक नंबर जनरेट होगा, वो आप जीएसटी में इस इनवॉइस पे डालोगे और जब आप एक्सपोर्ट कर लोगे, एक्सपोर्ट के टाइम पर जब रिफंड मिलेगा तो दोनों चीजें मैच कर लेंगे ऑनलाइन। हाँ हाँ, रोड परमिट। तो मतलब बेसिकली क्या है कि इन्होंने ये नंबर इसलिए दिया है कि मैं कोई एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल या कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो ये सर्टिफाई करे कि गुड्स बाहर निकल गया, उसके केस में एक्सपोर्ट में रिफंड में दिक्कत ना हो। तो अभी तक कोई अथॉरिटी अपॉइंट नहीं की? अभी तक नहीं आई है। अभी तो सर बहुत, अभी कहते हैं कि जितना भी जीएसटी का मटेरियल आया है इट इज ओनली 40%। 60% रूल्स, रेगुलेशंस, क्लैरिफिकेशंस अभी आने हैं। तो इस 40% लॉ के साथ में हम जीएसटी में जाने लग रहे हैं 1 जुलाई से। yes. सर अगर जो 1 जुलाई से हमने इम्प्लीमेंट करना है तो एक्सपोर्टर जो बड़े बड़े हैं वो तो इसी लाइन में लगे रहेंगे फिर तो। सर ऐसा है, गवर्नमेंट आपसे ज्यादा तेज सोच रही है, वो सब कुछ कर देगी, सब कुछ कर देगी। जैसे ये जो है ना आपका नंबर एंड डेट ऑफ नहीं,
वो अथॉरिटी लेनी है। ऐसा है सर, अभी 1 महीना है, आपको पता है कि जब कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में हुए थे कितने दिन में तैयारी हुई थी? हमारे पास 15 साल का समय था, 10 साल पहले पता लगा था कॉमनवेल्थ गेम्स होने हैं दिल्ली में। और जब आपको सब लोगों को ध्यान होगा टीवी में, रात रात में ही बिल्डिंग बन के तैयार हो गई थी, एंड इट हार्डली टेक्स अ मंथ टाइम टू सेल थ्रू दी होल। सर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स तो वैसे ही पेंडिंग पड़े थे, वो अभी तक भी चल रहे हैं वो तो। हाँ हाँ है जी, हाँ हाँ हाँ। चलो आगे चलते हैं, पूरा कवर करना है। तो अब आ गया, नेक्स्ट आ गया बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई मैंने किस केसेस में इशू करनी है? या तो मैं एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई कर रहा हूं, या रजिस्टर्ड पर्सन एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई कर रहा है, नंबर 1, और कंपोजिशन डीलर कंपोजिशन में सप्लाई कर रहा है, तो मैं बिल ऑफ सप्लाई इशू करूंगा। अब बिल ऑफ सप्लाई मेरा कहां कवर था, मैं दिखाऊंगा कहां कवर था, लेकिन पढ़ लेते हैं ये कहता क्या है। ये टैक्स की सारी चीजें हटा दो, बाकी सारी चीजें एज इट इज है, मतलब टैक्स कितना है, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, वो हटा दो। सो देयर इज नथिंग इनटू इट, कि वो वही क्लॉज है, वहां ए टू ओ है, यहां ए टू एच है, कुछ स्पेशल नहीं है, सेम चीज है बी के लिए। जो आपका फॉर्मेट है बिल का, मतलब नंबर का फॉर्मेट है बिल नंबर का, वो सेम है, सब कुछ सेम है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। ये कहता है रिसीट वाउचर में क्या क्या देना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि दिस इज जस्ट लाइक अ टैक्स इनवॉइस, दिस इज जस्ट लाइक अ टैक्स इनवॉइस, क्योंकि इस रिसीट जब आप रिसीव करोगे तो आपको टैक्स पे करना है, तो इसलिए वो सारी चीजें इसमें होंगी जो टैक्स इनवॉइस में होंगी। अगर ये क्लियर है तो एक सेकंड, अगर ये क्लियर है मेरे को कि ये जो पेमेंट मैंने रिसीव किया है ये किस आर्टिकल के लिए किया है, किस जगह मेरे को सप्लाई करना है, किस कस्टमर के लिए किया है, मतलब ऑब्वियसली कस्टमर तो क्लियर होगा ही होगा। अगर मेरे को ये सारी चीजें क्लियर हैं कि ये जो 50,000 रुपए मैंने रिसीव किया है ये मैं अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस आपको दूंगा और ऑडिट की सर्विस होगी, और ये मेरा क्लाइंट यहां लोकेटेड है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी पता है मेरे को, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल वैल्यू भी पता है उस सप्लाई की, सब कुछ पता है। सो ऑन दिस बेसिस आई विल इशू जस्ट एज अ टैक्स इनवॉइस। वही सेम सारी चीजें हैं। अगर मेरे को ये पता ना हो कि एडवांस जो मैंने रिसीव किया है ये मैंने कौन सी सर्विस के लिए किया है, 18% वाली में, 15%, 12% वाली में, 5% वाली में, आपने मैंने रिसीव कर लिया एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने 1 लाख रुपए रिसीव कर लिया किसी कंपनी से। अब वो ये कंपनी कह रही है कि भाई तुम एक काम करो, अभी तो रखो, होता ही है ना ऐसे, अभी तो रखो सर, कर लेंगे, अभी तो रखो। तो उसने मेरे को दे दिया। अब उसके बाद में ना तो उसको ये पता कि मैं उसका किस यूनिट को सप्लाई करूंगा सर्विस, ना ये पता कि कौन सी सर्विस सप्लाई करूंगा। अगर मेरी सर्विस 3 ब्रैकेट में आ रही है मान लो फॉर एग्जांपल, चलो 2 में मान लो, 2 में आ रही है, तो उस केस में मैं कौन सा टैक्स पे करूं, कौन सा टैक्स पे करूं मैं, आईजीएसटी पे करूं या 10% वाला, 12% वाला पे करूं या 5% वाला पे करूं, कौन सा टैक्स पे करूं, विच एवर इज लोअर। आप गवर्नमेंट की तरफ से नहीं सोच रहे, आप एसएससी की तरफ से सोच रहे हैं। सो मतलब अभी एक चीज तो क्लियर है कि ऐसी सिचुएशन में रिसीट के केसेस में जो सारी चीजें अगर वो टैक्सेबल है तो मेरे को सारी चीजें वो जो टैक्स इनवॉइस में थी वो लेनी है। इसके अलावा ये डिटरमाइन करना है मेरे को, अगर वो पेमेंट डायरेक्टली किसी सप्लाई से रिलेटेड नहीं है तो मेरे को ये डिटरमाइन करना है। अगर वो हैंकी पैंकी मतलब इस तरीके का है कि मैं नहीं डिटरमाइन कर सकता, तो गवर्नमेंट कहती पहले ये नहीं लेके आए थे, बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ था, लोग अपनी अपनी बातें लगा रहे थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो नाउ दे हैव रूल में उन्होंने डाल दिया है। अभी जो उन्होंने 17 मई को रूल डाले हैं, तो ये इशू बहुत ज्यादा चर्चा का विषय था कि क्या होगा, कैसे होगा। जैसे आप कह रहे हो ना सर, अगर आ जाएगा तो क्या होगा, डेली बेसिस पे काम चल रहा है सर। मोदी जी गए तो जर्मनी है, लेकिन यहां का डेली बेसिस पे कहानी चल रही है उनकी, क्या हो गया, कितना हो गया, कैसे हो गया। बंदे 4 लेवल पे बंदे उनको समझाने में लगे हुए हैं, और किसको खींचना है वो बता देते हैं कि इसको खींचना है, ममता जी को कब खींचना है या किसी को कब खींचना है, दे नो। सो दे हैव कम अप विद दिस वेरी, गवर्नमेंट इज वर्किंग वेरी प्रोएक्टिवली, वेरी प्रोएक्टिवली। यस प्लीज। 18% में है ही नहीं, उससे कम के। बोलो।
उनके गुड्स 18% में सपोज अगर है ही नहीं, 5 और 12 में ही है, तब भी 18 ही पे करना होगा। तब भी 18 पे करना। अगर अगर आप ये उन्होंने डिटरमाइन कर दिया रूल में, तभी करना है आपने। नहीं तो आप अगर आप इतनी अच्छे बन रहे हो तो डिटरमाइन कर दो ना कि इस सर्विस के लिए बाद में अब रिफंड इससे कर जो लेना, जो भी यूआई नंबर जनरेट होगा, है। इससे जो यूआई नंबर जनरेट होगा उसको जब आगे हम एडजस्ट करेंगे तो फर्दर तो रिजल्ट ये आना है कि उसमें मेरा एक्सेस पड़ा रहेगा। हाँ, तो उस केस में वो कहते हैं इंटरनली आपको बेनिफिट दे देंगे। अब आप कैसे देंगे वो जाने। वो डिस्कस करें। और सेकंड थिंग कि एडवांस पेमेंट कंसीडर कब होगी, रिसिप्ट ऑफ डेट ऑफ चेक और रिसिप्ट ऑफ क्लियरिंग ऑफ चेक, सॉरी डेट ऑफ क्लियरिंग ऑफ वो हमने आपने देखा होगा जब हमने टाइम ऑफ सप्लाई किया था, टाइम ऑफ सप्लाई में रिसीट ऑफ पेमेंट को उन्होंने हमेशा दो तरीके से माना है। दो, एक तो जब मैंने एज ए रिसिपेंट मैंने अपनी बुक्स में डाल ली हो, चाहे क्लियर हुआ हो ना हो। दूसरा, अगर वो क्लियर हो गया है तो दोनों में से जो अर्ली है। ओके, क्योंकि अगर इन बिटवीन अगर मंथ चेंज हो गया तो वो तो कंफ्यूज मतलब वो कहते हैं कि भाई अगर आपने अपने सप्लायर को, अपने रिसिपेंट को आप इतना अच्छा मानते हो कि चेक डालते अपने बुक्स में एंट्री कर ली, तो वो कहते हैं जब आ जाएगा आ ही जाएगा, नहीं तो जाएगा कहाँ। ठीक है ना सर, ये बिल्कुल क्लियर है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो दैट इज अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन ऑल ओवर द इंडस्ट्री। तो इन्होंने पेमेंट वाउचर में ये क्लियर कर दिया है। पेमेंट वाउचर का कंसेप्ट जो मैं समझ पाया हूं वो ये है कि पेमेंट वाउचर जब हम आएंगे अपने GSTR 1 में डालेंगे, जो मेरी आउटवर्ड सप्लाई वाला जो फॉर्म है उसमें डालेंगे, वहां से मेरी टैक्स बनेगा, लेकिन उसका क्रेडिट उसको विजिबल नहीं होगा सप्लायर मतलब रिसिपेंट को। मैं टैक्स पे करूंगा, उसको क्रेडिट तभी विजिबल होगा जब मेरा टैक्स इनवॉइस आएगा। लेकिन इस पेमेंट वाउचर के अगेंस्ट में GSTN मेरे को कोई यूनिक नंबर दे देगा। जब मैं फर्दर सप्लाई करूंगा तो मेरे पास में दो ऑप्शन होंगे इस रिसीट वाउचर के, या तो मैं इसको वापस कर रहा हूं या पार्ट वापस कर रहा हूं, तो मैं क्लिक करके पेमेंट वाउचर दे दूंगा, रिफंड वाउचर दे दूंगा, और या मैं सप्लाई कर रहा हूं उससे एसोसिएट कर दूंगा। ठीक है ना। सो नाउ कम टू ऑन दिस ISD को करने से पहले ISD को कर लेते हैं, चलो फिर बैक में आएंगे। तो ISD क्या कहता है? ISD के लिए कुछ नहीं, मतलब वो सेम इनवॉइस नंबर। ISD ने क्या करना है कि जितना भी उसको रिसीव हुआ है इनपुट सर्विसेज का, उसको अपने डिफरेंट यूनिट्स में डिपेंडिंग अपॉन के भाई किस यूनिट के लिए सप्लाई ली थी ये उसको पता होगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसने उस पर कोई टैक्स नहीं लगाना, जो टैक्स है उसी को पास ऑन करना है, उसको पास ऑन करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको। तो वही इन्होंने डाला हुआ है, कोई स्पेशल कंडीशंस नहीं है। एक स्पेशल चीज इन्होंने डाली है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे ये कहते हैं इफ द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इज द ऑफिस ऑफ अ बैंकिंग कंपनी और अ फाइनेंशियल कंपनी इंक्लूडिंग NBFC, टैक्स इनवॉइस shall include the document in lieu thereof by whatever name called, whether or not serially numbered but containing the information as prescribed। जैसे क्या होता है कि अगर कोई बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, वो आपस में जो सर्विस करेंगे डिस्टिंक्ट पर्सन, वो दूसरी जगह भी डाला हुआ है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में भी डाला हुआ है और डिस्टिंक्ट पर्सन्स में भी डाला हुआ है। यहां भी वो कहते हैं बैंकिंग कंपनीज के लिए सेम यही इंफॉर्मेशन होगी कि जब वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके लिए। डेबिट नोट से पहले मैं एक बार उस पर आता हूं। अभी तक हम टैक्स इनवॉइस पे चल रहे हैं, अभी हम डेबिट नोट, क्योंकि पहले चैप्टर में हमारी 2-3 चीजें कवर हो रही हैं, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। तो अभी हम टैक्स इनवॉइस पे ही चल रहे हैं। ये हमारे से मिस हुआ था, तो ये हम करते हैं कि सेक्शन 31(3) ये कुछ स्पेशल केसेस इन्होंने डिफाइन किए हैं कि कौन कौन से स्पेशल केसेस हैं। जैसे एक तो ये है कि अगर कोई पर्सन जो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाता है तो उसको विद इन अ मंथ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो जब तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा तब तक वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। तब तक वो जो भी डॉक्यूमेंट इशू करेगा उस डॉक्यूमेंट के बाद में उसको रिवाइज्ड इनवॉइस इशू करेगा, जिस डेट को रजिस्ट्रेशन आ जाएगा उस डेट को, फ्रॉम द डेट when he becomes liable for GST till the date when he receives the registration। तो ये उसको उस समय टैक्स इनवॉइस इशू करने पड़ेंगे, या अनरजिस्टर्ड पर्सन वाली है तो अनरजिस्टर्ड बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा, उस समय करने पड़ेंगे उस पीरियड के। तो रिवाइज्ड का कंसेप्ट है कि उसको टैक्स इनवॉइस फ्रेश इशू करने पड़ेंगे। दूसरा है बिल ऑफ सप्लाई, जो हमने डिस्कस कर लिया कि बिल ऑफ सप्लाई दो ही केसेस में है, कंपोजिशन डीलर और व्हेन द रजिस्टर्ड पर्सन इज मेकिंग द एग्जेम्प्टेड सप्लाई। तो उस केस में भी उन्होंने कह दिया अगर 200 रुपए से कम है तो अगर आपका रिसिपेंट आपको नहीं मांगता तो आप मत इशू करो बिल ऑफ सप्लाई। तीसरा है रिसीट वाउचर। रिसीट वाउचर को
हमने पढ़ी लिया रिसीट वाउचर में क्या है कंडीशंस, वो डाल दिया। सेल्फ इनवॉइस इन्होंने यहां कवर कर लिया है सेक्शन 33(1)(f) में, यहां कवर कर लिया है इन्होंने। बाकी दो चीजें हैं इसमें, बी मिसिंग है, ए के बाद में सी आ रहा है। बी कहता है कि अगर कोई भी टैक्सेबल इनवॉइस अगर हम रेज कर रहे हैं तो 200 रुपए से कम का आइटम, वो मैंने कहीं और कवर किया, वहां दिखाऊंगा, 200 रुपए से कम के आइटम को मेरे को टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है इफ दिस 3 कंडीशन सेटिस्फाइड। नंबर 1, रिसिपेंट कहता है कि भाई मेरे को, रिसिपेंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और दूसरी बात ये कि उस केस में आपको इन सारे इनवॉइसेस के डे एंड में जाके एक टैक्स इनवॉइस इशू करना है। मतलब इनवॉइस तो करना है इशू, लेकिन उस पर्टिकुलर रिसिपेंट को कर रहे नहीं कर रहे, अगर वो रिसिपेंट कहता नहीं मेरे को तो चाहिए चाहिए, तो आपको 200 रुपए से कम का भी इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो वो कवर है। ये स्पेशल केसेस हैं। शाम को वो XYZ डाल के जो उन्होंने डाला हुआ है, मतलब किसी पर्सन का करके कैश में कर देगा, कैश का डाल देगा, कैश काउंटर वालों के लिए दिया है। तो इसमें डेबिट नोट क्रेडिट नोट से आने से पहले ये मैनर ऑफ इशूइंग दी टैक्स इनवॉइस, भाई क्या किस तरीके से मैंने टैक्स इनवॉइस इशू करनी है। तो वो ये कहता है कि टैक्स इनवॉइस के लिए जनरली अभी हमने देखा ना, अभी भी हमारे कहीं प्रिंट होते हैं ना डुप्लीकेट, ओरिजिनल, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, तो सेम प्रिंसिपल इन्होंने यहां दिया है कि गुड्स के केस में ट्रिप्लीकेट बनाना है आपने। तो पहली रिसीट ओरिजिनल जाएगी रिसिपेंट को, डुप्लीकेट जाएगी ट्रांसपोर्टर को, और ट्रिप्लीकेट जाएगी सप्लायर के पास रहेगी। और सर्विसेज के केस में क्या होगा, 2 ही बनेंगी, एक सप्लायर के पास, एक रिसिपेंट के पास, क्योंकि ट्रांसपोर्टर कोई नहीं है उसका। ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, कोई बंदा गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है GTA वाले के लिए, 3 बनेंगी, कंसाइनर, कंसाइनी और ट्रांसपोर्टर। ठीक है ना। अब ये जो हमने रूल 2 में स्पेशल केसेस देखे थे, तो रूल 2 में पहला है कि इफ द सर्विस सप्लायर ऑफ सर्विसेज, जो 30 डेज में सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू इंश्योरर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एन NBFC, द इशू टू बी इशूड विद इन 45 डेज। सर्विस के केस में हमने देखा था कि वो 30 डेज में था। इन 4 ऑर्गेनाइजेशन के केस में 45 डेज के लिए इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। एक हमने अभी देखा था NBFC फाइनेंस कंपनीज के केस में, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के केस में उन्होंने स्पेशल बताया था कि भाई वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इन्होंने ये बता दिया अगर ये एजेंसीज डिस्टिंक्ट पर्सन में चार्ज बैक कर रहे हैं, तो अगर एक बैंक कोई चार्ज बैंक कर रहा है अपने दूसरे बैंक में, दूसरे स्टेट में, तो उन्होंने इसके लिए बता दिया भाई कैसे करेंगे हम उसको चार्ज बैक को, वहां डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बता दिया, वहां चार्ज। इफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज इज एन ये so distinct person under section इतने, then the invoice to be issued before or at the time of supply, at the time the supplier record in his books, मतलब जो सप्लायर अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेता है वो, और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर ड्यूरिंग विच द सप्लाई इज रेंडर्ड। ये स्पेशल केसेस हो गए। तो इसके बाद में हाँ, The foreign party sends us a bill, but these are the charges for my rendering your services. Then what sort of invoice for reverse charge we will have to prepare here? जो बताया ना रिवर्स चार्ज के लिए जो इनवॉइस रेज करना है आपने, वही सेल्फ इनवॉइस रेज करना है। सो लेट मी सी, अगर एक दो चीजें हाँ, वो तो आपने डालना है ना रिटर्न में। तो किसके नाम से डालेंगे वो आप जब आप डालेंगे, जब आपके पास में इनवर्ड रिटर्न कोई फाइल करेगा, जब आपके पास में, जब आप अपनी आउटवर्ड रिटर्न फाइल करेंगे, जब एक तो इनवर्ड होगी आपकी, इनवर्ड के बाद में उस इनवर्ड को ओके करके देख के आप अपनी आउटवर्ड फाइल करेंगे इनवर्ड वाले में, तो इनवर्ड वाले में रिवर्स के ऐड करेंगे ना सारी चीजें, खुद को सर्टिफाई करना यस यस यस। ISD वाला हो गया। एंड दिस इज डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। दी डिटेल्स टू बी मेंशन इन अ रिवाइज्ड इनवॉइस, अगर रिवाइज हो रहा है तो रिवाइज में डालना। एक और इंपॉर्टेंट है ये वाला रूल 9 में ये कहते हैं कि भाई ये जो बैंकिंग, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जो स्पेशल केसेस मैंने बताए थे ना, जिनको इनवॉइस का सेम फॉर्मेट नहीं होना चाहिए, जो वो चीज है वो उन्होंने स्पेशली डिफाइन कर दिया है कि भाई टैक्स इनवॉइस और एनी अदर सिमिलर डॉक्यूमेंट, नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट उन्होंने कहा या तो वो टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं तो टैक्स इनवॉइस इशू कर दें, या उनको एग्जेम्पशन दे सकते हैं कि एग्जैक्ट सेम ना करें, कोई और डॉक्यूमेंट भी दे सकते हैं।
एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के लिए कह दिया उन्होंने टैक्स इनवॉइस और एनी अदर सिमिलर डॉक्यूमेंट, और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए कह दिया कि टैक्स इनवॉइस और टिकट। तो ऐसा नहीं है, मतलब जहां जहां उन्होंने एग्जाम्पशंस दिए हैं तो उन्होंने बता दिया है कि इनको छोड़ के कहीं भी होगा नॉन कंप्लाइंस माना जाएगा। ये वो केसेस हैं जहां ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स हो रहा है विदाउट टैक्स इनवॉइस। तो सप्लाई ऑफ लिक्विड गैस वेयर द क्वांटिटी एट द टाइम ऑफ रिमूवल, देखो यहां एक केस उस तरीके का कवर हो रहा है जो उस तरीके का, जैसे अभी बात कर रहे थे ना, मेरे को पता नहीं, जब मैं सप्लाई करूंगा तभी पता लगेगा कितनी सप्लाई हुई। जैसे आज अगर पाइपलाइन लगी हुई है आपके पास में, जो बंदा आपके पास में आता है तब वो बिल बना के जाता है उसके बेसिस पे। इसी तरीके से जो पाइप्ड गैस के केस में जो अदर देन नॉन टैक्सेबल गैस है उसको अगर करेंगे तो वो इन्होंने एग्जेम्पशन में डाल दिया, क्योंकि स्पेशली अगर रूल में लिखा हुआ देन ओनली यू आर ए स्पेशल प्रिविलेज, अदरवाइज नहीं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू जॉब वर्क फॉर जॉब वर्कर्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर रीजंस अदर देन वाई वे ऑफ सप्लाई, यानी कि रेजिडुअल डाल दिया, अदर देन वाई वे ऑफ सप्लाई कुछ भी है तो उसमें चालान जाएगा, और बड़े लंबे चौड़े प्रोविजन है इसके। इसमें ज्यादा उन्होंने प्रोविजन ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाए हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इसमें गुड्स वापस आ रहा है, गुड्स की ट्रैकिंग इंपॉर्टेंट है, HSN एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब जा रहा है तब भी और जब वापस आ रहा है तब भी। टाइम आपको GSTN में, आप GSTN में डालोगे, आपको जॉब वर्क पर डाल दिया, GSTN इज लुकिंग एट, कहता है ना कहीं कुछ ना कोई देख रहा है, कैमरा नहीं ऊपर वाला भी देख रहा है, तो अब कहेंगे कि GSTN देख रहा है हमें। GSTN इज वर्किंग लाइक अ कैमरा इन योर ऑर्गेनाइजेशन, पर काम वही करेगा या तो जो आप डाल रहे हैं या जो कोई और डाल रहा है आपके लिए। तो जो और डाल रहा है आपके लिए वो आपके लिए ज्यादा डेंजरस है, जो आप डालोगे तो वो तो आप कॉन्शियसली डालोगे ना। तो ये वो वाले केसेस हैं। सो इसके साथ में फिर हम आते हैं अपने डेबिट नोट क्रेडिट नोट पे। इनवॉइस से रिलेटेड कोई क्वेरी किसी की, टैक्स इनवॉइस में कोई भी क्वेरी ऐसी रह रही हो आपको कि जो कवर नहीं हुई हो, वी कैन कवर इट नाउ। रिटर्न के बाद में आएंगे। हाँ, इसमें है ना HSN कोड, हर एक में आपने देखा है जो टैक्स इनवॉइस है, बिल ऑफ सप्लाई है, और जो जिनमें चालान है, सब में दो चीजें हैं। गुड्स के केस में HSN कोड है, सप्लाई के केस में अकाउंटिंग कोड है। इसके बिना लिंकेज कुछ नहीं होगी। HSN कोड में, हाँ जी, अभी जो रेट वाली लिस्ट आई है, हाँ जी, उसमें भी कुछ नंबर डाल रखे हैं 2601। हाँ, तो वो HSN कोड है, मतलब HSN कोड के लिए हमारे पास एक स्लाइड है, वैसे मैं बता देता हूँ, स्लाइड की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं 1.5 करोड़ से कम का टर्नओवर है, अभी हम फॉर द टाइम बिंग गवर्नमेंट ने अपने पास पावर रखी है कि वो कहते हैं अभी आपको HSN कोड नहीं डालने। 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक आपने 2 डिजिट का डालना है, 2 डिजिट का डालना है, और 5 करोड़ से ऊपर आपने 4 डिजिट का डालना है। एक्सपोर्ट के केस में EOU की जीरो रेटेड सप्लाईज में सब 8 डिजिट का डालना है। हाँ, वही कस्टम वाली है HSN कोड। ऐसा है, जो HSN कोड का कंसेप्ट कहां से आया था, ये इंटरनेशनल कस्टम जुरिस्डिक्शन वहां से आया था ये कंसेप्ट, ठीक है ना। तो क्रेडिट नोट कब इशू करना होता है? अभी तक तो हमने टैक्स इनवॉइस की बात कर ली कि टैक्स इनवॉइस दे दिया, लेकिन देन लेन के कुछ इधर उधर के इश्यूज भी तो हो सकते हैं। कम हो गई सप्लाई, ज्यादा हो गई, रेट हो गया, रेट चेंज हो गया, सप्लीमेंट्री इनवॉइस हो गया, वो क्या है? हाँ जी, अभी कहते हैं कि अभी थोड़े दिन मौज कर लो यार, अगर अभी से इतनी ट्रैकिंग कर दी, अभी से दबा देंगे तो सांस कैसे लेगा आदमी। बड़े बड़े लोगों की दबा दी है, छोटे लोगों की दबाएंगे। सर मौज करते करते बलि का बकरा ना बना देंगे। ऐसा है, ये जो हम कह रहे हैं ना, हम पुराने ख्यालात में डाटा मैस हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ये होगा वो होगा, सर अब ऐसा नहीं होगा। आज की डेट में हम ये इमेजिन करके देखो कि हम कितने बड़े, यहां से बैठ के हम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को चला रहे हैं, नेस्डैक यहां से बैठ के चल रहा है, NSE, DBSC, DSC, कितना डाटा जाता है वहां, क्या वो मिस हो गया, खत्म हो गया? हाँ, नहीं यहां भी ये मैनेज करेंगे ना। नहीं मैनेज्ड, यहाँ पर जब आदमी खुद डालेगा, एक अकाउंटेंट डालेगा, तो डाटा मैचिंग नहीं होगी। नहीं देखो, Accountant डाटा कितना training से डालेगा? देखो डाटा मिसमैचिंग का कंसेप्ट क्या था, अगर मैं मिसमैचिंग नहीं, मैच कह रहा हूँ मैं। नहीं मैथ्स की बता रहा हूँ, मैथ्स का कंसेप्ट क्या था कि जब आप देखो कि जब हमारे पास सिन नंबर का कंसेप्ट इनकम टैक्स में आया था, तब क्या हो रहा था,
तब ये हो रहा था कि हम बैंक में जाते थे, बैंक वालों को जल्दी बल्दी में वो इस तरीके का सिन नंबर डालते थे, कभी वो मैच ही नहीं करता था, और मिस मैचिंग इस तरीके की थी। ऑटो जनरेट है ना वहाँ पर, तो ऑटो जनरेट है। नहीं, अब हुआ है ना। नहीं, अब ऑटो जनरेट हुआ है ना। अभी तो हमारे पास जो भी है डाटा फीडिंग करनी है हमें। अगर मैसिंग तो मैनुअल बिल्कुल ठीक फीडिंग बात में, है। मैनुअल फीडिंग में मैसिंग होगी। एक्चुअली क्या है कि अभी क्या है कि हम ये सोच रहे हैं, लेकिन क्या हुआ है कि इन लोगों ने ना बहुत ही तरीके के आइडेंटिफिकेशन मार दिए हैं। इन्होंने कह लिया भाई लिस्ट ऑफ HSN कोड वाइज आप अपने बड़े बड़े डीलर का कर लो, छोटे डीलर को तो वैसे भी हम बात नहीं करते। सबका साथ सबका विकास जब सब करेंगे, सबके साथ देखो मेरे को मिसमैचिंग होगी। मेरे को ये ध्यान है, सबके साथ सबके विकास में तो मिसमैचिंग होगी। मेरे को ये ध्यान है कि जब TDS जब ऑटोमेशन में गया था मैसिंग जो उस समय पहले दूसरे तीसरे सालों में, और वो धीरे धीरे करके लेके आए। अब लोगों को समझ आ गया, अब तो फर्स्ट गो में ही बम्बार्डमेंट कर देंगे। अब ये छोड़ दिया 2 का, अगले साल में 1 साल चलने दो GST, ये 8 डिजिट GSN मतलब HSN कोड चलेगा। सो क्रेडिट नोट की सिचुएशन क्या क्या होती हैं, क्रेडिट नोट के बाद में, डेबिट नोट के बाद में हम चाय लेंगे, 10 मिनट और लगाते हैं। भाई सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं ना हम, तो इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन तो इन्होंने उठा लिया है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेबिट क्रेडिट नोट जब भी हम सोच रहे हैं, वी आर थिंकिंग दिस डेबिट क्रेडिट नोट इन टर्म ऑफ सप्लायर ओनली। अगर रिसिपेंट ही कैन ऑल्सो इशू, बट GST में कौन सा जाएगा? सप्लायर का। तो ऑब्वियसली जब हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं तो रिसिपेंट कौन सा इशू करता है? डेबिट नोट। तो हमारा डेबिट नोट और उसका क्रेडिट नोट मैच होना चाहिए। इसी तरीके से जब हम डेबिट नोट करते हैं तो वो क्या इशू करेगा? क्योंकि उसको भी ही इज ऑल्सो सप्लायर फॉर समबडी एल्स। तो ये, लेकिन हम एज ए सप्लायर सोचेंगे तो हमारे को क्लियरिटी ज्यादा आएगी। तो इसका मतलब ये है कि क्रेडिट नोट की सिचुएशंस क्या क्या हो सकती हैं, बड़ी सिंपल है। क्रेडिट नोट की सिचुएशंस भाई ये 3 सिचुएशंस हैं कि जो आपने इनवॉइस में टैक्स चार्ज किया है और जो एक्चुअल चार्ज होना चाहिए था वो इनवॉइस वाला कम है। हाँ टाइम बाउंड भी है, टाइम बाउंड भी दिखाएंगे। तो वो कब तक होना चाहिए, मतलब आई मीन एक तो वो सिचुएशन जो हमने एक्चुअली चार्ज किया है वो कम होना चाहिए था जितना एक्चुअल है, वो सिचुएशन होगी। एक गुड्स रिसिपेंट से वापस आ गए, या तीसरी सिचुएशन है कि कुछ गुड्स एंड सर्विसेज में उन्होंने कभी काट दिए, आपको 10% कट कर दिया या डेफिशिएंट ऑफ सर्विसेज हैं। डिक्लेयर कब करना है, आ गया ना, डिक्लेयर कब करना है। तो इन 3 सिचुएशन में सप्लायर विल इशू अ क्रेडिट नोट, लेकिन उस क्रेडिट नोट को वो कहां रिकॉर्ड करवाएगा? सी दी थिंग्स इन द रिटर्न फॉर द मंथ ड्यूरिंग विच सच क्रेडिट नोट इज इशूड। आपने सप्लाई की मई में, आपने क्रेडिट नोट का कहानी की मई 17 में की, क्रेडिट नोट आपको पता लगा अगस्त में जाके। तो अगस्त में जब आप क्रेडिट नोट इशू करोगे तो अगस्त की जो रिटर्न जाएगी, यू विल इंक्लूड दिस क्रेडिट नोट इनटू योर अगस्त रिटर्न। नंबर 2, इन्होंने बता दिया कब तक कर पाओगे, यानी कि फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 अप्रैल से लेकर मार्च तक जो भी आपके क्रेडिट डेबिट नोट हैं इनको सबको समेट लो। आपके पास 2 डेट हैं, या तो 20 अक्टूबर या जिस डेट में हम वो फाइल करेंगे उन दोनों में से जो पहले। ये इन्होंने हर जगह एक यूनिफॉर्मिटी डाली हुई है, चाहे क्रेडिट के केस में, डेबिट नोट्स के केस में, क्रेडिट नोट के केस में, कि भाई वो कहते हैं कि भाई हमें क्लोज करना है सिस्टम। सो मोस्ट प्रोबेबली फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज आप 20 अक्टूबर मान लो, क्योंकि कोई भी आदमी 20 अक्टूबर से पहले रिटर्न फाइल नहीं करेगा। जो कर देंगे वो ऐसे होंगे, वो कहेंगे यार अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। सो मतलब कम से कम हमारे जैसे मतलब अपने जो बिजनेसमैन है वो तो कोई 20 अक्टूबर से पहले एनुअल रिटर्न फाइल करेगा नहीं, अभी भी नहीं करते। अभी भी 30 सितंबर जो भी लास्ट डेट है उसी डेट पे करते हैं, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। और अभी तो कोई नुकसान नहीं है इसमें, तो नुकसान होने के बड़े चांसेस हैं। कभी रिवाइज कोई कंसेप्ट ही नहीं है रिवीजन का, डेड ब्लॉक्ड। जो फाइल होगी कोई रिवीजन का कंसेप्ट अभी तक तो मैंने नहीं देखा। इसमें आगे कुछ लेके आए तो पता नहीं। रिटर्न्स के अंदर रेक्टिफिकेशन का ऑप्शन दे रखा है उन्होंने, रिटर्न्स के अंदर रेक्टिफिकेशन का ऑप्शन है बट रिवाइज का नहीं है। हाँ रेक्टिफिकेशन का ऑप्शन है, लेकिन रेक्टिफिकेशन में भी यही टाइम लिमिट है। रेक्टिफिकेशन में भी यही टाइम लिमिट है। जैसे कहते थे ना पहले, प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस अगले साल में जो मर्जी कर लो बुक्स अकाउंट्स में आपको डिसअलाउ हो जाएंगे। इनकम टैक्स में कंसेप्ट आज भी है मेरे ख्याल से,
प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाएंगे आपको, इनकम तो ऐड हो जाएगी, एक्सपेंसेस डिसअलाउ आ गया। चलो हाँ, तो वो मेरे को नहीं पता, तो मतलब इसमें ये कंसेप्ट है, तो वो कहते हैं वहां क्लोज हो जाएगा। एक और चीज है, वो कहते हैं कि अगर आपने किसी को पास ऑन कर दिया है ये क्रेडिट, तो पहले वो उसको भी रिवर्स करना चाहिए, तभी आपको मिलेगा। वही कंसेप्ट सेम चल रहा है कि पेमेंट के टाइम पे अगर आपका वेंडर पेमेंट कर देता है, रिटर्न फाइल कर देता है, तभी आपको क्रेडिट मिलेगा। इस केस में भी वो यही कह रहा है कि आपको रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स तभी मिलेगा जब जो आपका रिसिपेंट है वो इसको अपनी रिटर्न में ले लेगा, जब कर डालेगा। तो डेबिट नोट क्या कहते हैं? एक्सक्यूज मी सर, यस जैसे एक ऑप्शन है कि हम जैसे कोई इनवॉइस रेज करते हैं, B2B तो बहुत सिंपल है कि आइडेंटिफाई हो जाएगा, ट्रैकिंग हो जाएगा। अगर B2C के केस में क्या कंज्यूमर के पास ये पावर है कि वो देख सके कि मैंने जिनसे परचेज करा है वो पे कर रहे हैं या कुछ? देखो मेरे हिसाब से देंगे नहीं। तो उसमें तो कोई चांसेस है कि वो टैक्स चोरी हो इसमें सकती अगर है? मैं एज अ कंज्यूमर, अगर मैं किसी के उसमें जाके अपनी सप्लाई देखना चाहता हूं, तो मेरे को वो जो नंबर है, मेरे को बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा वो रजिस्टर्ड पर्सन। राइट, अगर अनरजिस्टर्ड है, हो सकता है दोनों चीजें ले सकता है, टैक्स इनवॉइस भी। तो हो सकता है ये दे दें ट्रांसपेरेंसी के लिए कि जीएसटी में जाके अपना बिल नंबर डाले तो वो पता लग कर लेगा कि बिल मेरा इन्होंने अपलोड कर लिया है नहीं। क्योंकि अगर ऐसी पावर नहीं है तो टैक्स चोरी से रहेगी नहीं, मेरे ख्याल से देंगे देंगे उसका। उसमें सिंपल सा ये है कि कोई भी जीएसटी में डाल के कोई बिल नंबर डाले, कुछ ना कुछ इसका चेक्स एंड कंट्रोल बनाएंगे, पर देंगे जरूर। लेकिन आई थिंक जीएसटी आर वन में ऑप्शन ये भी है ना कि जो अनरजिस्टर्ड है उनका हम एक लमसम अमाउंट देते हैं कि हमने हाँ, लमसम अमाउंट भी डालते फिर बिल नंबर कैसे ट्रैक हो पाएगा उसके अंदर? वो उसमें ये है कि उस केस में बड़े लोगों का पता लग जाएगा। छोटे आदमी, कोई आदमी 100 रुपए का लेके आया तो उसको नहीं देंगे ना एक्सेस। वो कहते हैं अनरजिस्टर्ड के केस में हम रिटर्न में देखेंगे 2.5 लाख से ऊपर का अगर है तो उसको स्पेशली देना पड़ेगा उसका नाम। 2.5 लाख के लिए मिलेगा ना उसमें? ठीक है ना। डेबिट नोट उसका रिवर्स है क्रेडिट नोट का। डेबिट नोट क्रेडिट नोट का रिवर्स है। वो कहता है कि भाई अगर उल्टा है तो ये बात है, और सेम चीजें ये है कि डेबिट नोट को हम सप्लीमेंट्री बिल भी मान सकते हैं। सो विद दिस टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, एनी इश्यूज? ई वे बिल मैंने कवर नहीं किया है, ई वे बिल मैं लास्ट में कवर करूंगा जब हम अपने रिटर्न कंप्लीट कर लेंगे, अगर टाइम बचेगा तो। क्योंकि ई वे बिल पे मेरे को लगता है बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है, हम क्वेश्चन आंसर सेशन में कवर कर लेंगे इसको। यस, से चीज पूछा था, टीडीएस का क्या इसमें एप्लीकेबिलिटी कैसे क्या वो रहेगा? रिटर्न में आएगा, रिटर्न में। नहीं, जैसे सपोज अभी जैसे सर्विस टैक्स में जैसे है, तो सर्विस के ऊपर हम सर्विस टैक्स के ऊपर टीडीएस नहीं डिडक्ट करना, जो बेस अमाउंट है उसको तो इसमें तो आ ही गया ना टीडीएस में। हम जब हमने पढ़ा था टीडीएस टीसीएस, उन्होंने कह दिया कि जब भी आप टीसीएस काटोगे तो आपने जो जीएसटी के टैक्सेस है उनको आउट रखना है, वो बोल दिया उन्होंने। ऑलराइट, सो वी हैव अ टी एंड देन विल स्टार्ट रिटर्न, एंड उसके बाद में ई वे बिल अगर टाइम लगेगा करेंगे, नहीं तो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। ऑलराइट जी, थैंक यू।